इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम भारत के भूगोल में भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, ये भारत की नदियों का पार्ट 11। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 10 तक यानी कि फर्स्ट से लेकर 10 तक जो पार्ट बना दिए, तो आप उनको जरूर देखिए। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि सिंधु नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, उन सबको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में हमने सिंधु नदी जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है, उसको हमने पढ़ाया था। उसके बाद पार्ट 3 में हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था, गंगा नदी पढ़ाई थी। और उसके बाद जो उसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग थे, वो सभी प्रयाग हम उसमें डिस्कस किए थे। ठीक है, उसका पार्ट 4 में हम गंगा की बाएं तरफ की जो सहायक नदियाँ था उसको पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 में जो गंगा नदी की दाहिनी तरफ से सहायक नदियाँ थी उनको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 6 में हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा था और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जितनी भी सहायक नदियाँ थी उनको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 7 था। पार्ट 7 हमने क्या पढ़ा था, जो बंगाली खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उन सबको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 8 था। पार्ट 8 में जो पार्ट 7 की जो नदियाँ बची हुई थी बंगाली खाड़ी में, वो पार्ट 8 में हमने उसको पूरा कवर किया था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 9 लाए थे। पार्ट 9 में हमने जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती थी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, उन सबको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 10 लाए थे। पार्ट 10 में हमने क्या पढ़ा, तटीय अपवादन, इनकी जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है उसके तट पर जो महत्वपूर्ण छोटी छोटी सी नदियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट थी, वो हमने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब लाए हम वीडियो का पार्ट 11। इसमें हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवादन और ये भारत की नदियों का अंतिम पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको भारत की पूरी नदियों को डिस्कस अच्छे से देखना है, विस्तार से, तो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक सभी देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पार्ट 11 है, भारत की नदियों का अंतिम पार्ट है ये। ठीक है, देखते हैं आंतरिक अपवादन क्या होता है, इसको देखते हैं। चलिए, कुछ नदियाँ क्या होती हैं, कुछ नदियाँ किसी सागर में न गिरकर महाद्वीप के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं। इस तरह के आंतरिक बेसिन भारत में पश्चिमी राजस्थान तथा लद्दाख क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, कुछ नदियाँ ऐसे निकलती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये नदी निकली, ये किसी सागर या महासागर में नहीं गिरी, मिली ना किसी महासागर में गिरी। ठीक है, ये कहीं बीच की बीच ही विलुप्त हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक अपवाद। ठीक है, इसको आप याद रखना है, यानी किसी सागर ना महासागर में मिलती है बल्कि बीच की बीच ही कहीं विलुप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं आंतरिक अपवादन। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, भारत के पश्चिमी राजस्थान तथा लद्दाख क्षेत्र में ऐसे स्थान मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते आगे कौन कौन से हैं। राजस्थान राज्य में लूनी नदी है, ठीक है, और घग्गर नदी, इस प्रकार की नदियों के उदाहरण है। ये दो नदियाँ हैं, लूनी नदी और घग्गर नदी, इन दोनों को ही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी, इसका उद्गम अजमेर के पास नाग पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, अजमेर जो कहाँ है, राजस्थान राज्य में। ठीक है, वहाँ की क्या है, नाग पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तथा यह नदी गुजरात में कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यानी कि यह नदी देखो निकलती तो है लेकिन किसी सागर या महासागर में नहीं मिल पाती है और वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक अपवाद इसको बोलते हैं। यह वर्ष में केवल 8 से 9 माह ही दिखती है। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर पता नहीं चलता है नदी कहाँ गई। ठीक है, और यह बाड़मेर के पास मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक अपवादन बोल। ठीक है, कहाँ बोल जाती है, मतलब बाड़मेर के पास मरुस्थल में। ठीक है, गायब हो जाती है नदी। ठीक है, तो इसको याद रखना लूनी नदी को। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे घग्गर नदी। ठीक है, इसको देखते हैं। इस नदी का उद्गम कालका के समीप शिवालिक हिमालय हरियाणा राज्य से होता है। कहाँ से होता है, हरियाणा राज्य से। ठीक है, याद रखना, शिवालिक हिमालय से याद रखना। ये हिमालय के जितने भी पार्ट हैं, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, वो मैंने जब भारत की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ाई थी उसमें आपको विस्तार से डिस्कस किया था, इसलिए आप उसको जरूर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा यह नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहते हुए गंगानगर में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये नदी भी उसी प्रकार है, निकलती तो हरियाणा राज्य से। ठीक है, हरियाणा राज्य से पंजाब, राजस्थान में बहते हुए गंगानगर में नदी विलुप्त हो जाती है, पता नहीं लगता कि फिर ये नदी कहाँ गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक अपवादन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आप। आगे देखते हैं, आगे ये डायग्राम दिया है इन नदियों का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। देखिए, ये घग्गर नदी है, ये इधर से निकली, इधर बीच में ही ये समाप्त हो गई, इसका पता नहीं लगा ये नदी कहाँ गई है। ठीक है, उसी प्रकार ये लूनी नदी है, यहाँ से निकली, यहाँ बीच की बीच ये गायब हो गई, इसका पता नहीं लगा कहाँ गई है, विलुप्त हो गई इधर। तो ये आंतरिक अपवाद के अंतर्गत आती है। ठीक है,
ये इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी है, यानी किसी न सागर में मिलती है ना किसी खाड़ी में मिलती है नदियाँ, बीच की बीच ही विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आंतरिक अपवाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो ये इतना ही था। इसमें हमने सभी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ थीं, भारत की लगभग संपूर्ण नदियाँ, उनको विस्तार से डिस्कस किया है वीडियो के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।